अभी बताओ, अभी क्लियर है दोस्तों? चलो आओ आगे बात कर लेते हैं, है ना? सही है मैम। अब देखो यहाँ पर ये ग्रैनम जो होते हैं, इनसे जो क्वेश्चन बनकर आता है वो ये कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हम लोग ग्रैनम। अब ये जो ग्रैनम होते हैं ना मैम, इनका वर्क क्या होता है? ये ग्रैनम क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? तो यहाँ से ग्रैनम के बारे में एक और पॉइंट बता रही हूँ, ठीक है? अभी तक मैंने 2 पॉइंट बताए हैं ग्रैनम के बारे में। फर्स्ट कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, एंड सेकंड ये होगा कि यहाँ पर होती है प्रकाशीय अभिक्रिया। ये भी पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशीय अभिक्रिया है वो कहाँ होती है। तो आपने कहा कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है यानी लाइट वाली रिएक्शन, यानी धूप में जो होता है, धूप धूप टोणोणोणो, मेरे दिमाग में ये ट्विनिंग चलने लगती है जादू वाली। तो जैसे जादू जब फुटबॉल का मैच खेल रहा था तो जादू को धूप नहीं मिली तो जादू मरने लगा था। फिर ऋतिक रोशन का दिमाग चला, ऋतिक रोशन ने कहा इसको तो धूप चाहिए, तो फिर उसको बोरे से निकालकर धूप में रख दिया और जादू में शक्ति आ गई। तो वैसे ही पौधों के अंदर जब पौधों को धूप नहीं मिलती तो पौधे मरने लगते हैं। अब पौधों को चाहिए धूप खाना बनाने के लिए, तो पौधे जब सनलाइट को ट्रैप कर रहे होते हैं या धूप वाली फोटोसिंथेटिक रिएक्शन करते हैं तो ये क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में होती है? तो आपने कहा ये होती है दोस्तों ग्रैनम के अंदर। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश वाली अभिक्रिया, प्रकाश बोले तो धूप, धूप वाली अभिक्रिया किस में होती है? ग्रैनम में होती है। तो यहीं पर होती है लाइट रिएक्शन, ठीक है? लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यही आपको पूछा जाएगा, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस किस में होती है? तो यहीं पर होती है लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस हेयर, टेक प्लेस हेयर। हो गया पॉइंट क्लियर? ये दोनों पॉइंट किसके बारे में दोस्तों? ग्रैनम के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम लोग किसके बारे में? अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रोमा के बारे में। स्ट्रोमा, तूफान आ गया दोस्तों, तूफान। अब जब तूफान आता है तो क्या होता है? अंधेरा हो जाता है सारी जगह। जब तूफान आता है तो क्या होता है? अंधेरा। जैसे अब बारिश ने परेशान कर रखे हैं, जब बारिश आती है तो सूरज देवता जो हैं वो छुप जाते हैं और बादलों का घना कोहरा हमें दिखाई देता है। बादल जो हैं पूरे में छा जाते हैं और काला काला हो जाता है मौसम, हम कहते हैं बारिश होने वाली है। तो मतलब स्ट्रोमा एक ऐसी जगह है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, एक ऐसा पार्ट है जो कि एक लिक्विड की तरह काम करता है। तो आपको पूछेगा भाई लिक्विड यानी बारिश, जब बारिश आती है तो लिक्विड बारिश में गिरता है, पानी गिरता है। तो स्ट्रोमा क्या होता है? लिक्विड पार्ट है, लिक्विड पार्ट। आपको पूछे कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो तरल भाग है उसको क्या कहते हैं? तो तरल भाग को कहा जाता है स्ट्रोमा। अब मैम स्ट्रोमा जो होता है इसके बारे में भी दूसरा पॉइंट बताओ। ये जो स्ट्रोमा है ना, ये प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया करता है। मीन्स डार्क रिएक्शन, डार्क अंधेरा। जब बारिश होती है चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, घने घने बादल छा जाते हैं। तो आपने देखना है कि जब तूफान आता है, तूफान में अंधेरा हो जाता है चारों तरफ, स्ट्रोम बोलते हैं ना तूफान को, तो स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा में क्या होता है? अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है, अप्रकाशीय अभिक्रिया। तो आपको पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है? ये दोनों ही पेपर में पूछे गए हैं, एसएससी ने इन दोनों ही क्वेश्चन को पूछा है। ग्रैनम के बारे में भी पूछा है, स्ट्रोमा के बारे में भी पूछा है। तो यहाँ पर क्या होता है? अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है, डार्क रिएक्शन होती है। तो आपने लिख लिया डार्क रिएक्शन टेक प्लेस हेयर, यहीं पर होती है डार्क रिएक्शन, ठीक है? तो यहाँ पर आपने कहा डार्क रिएक्शन टेक प्लेस हेयर। क्लियर हो गई ना बेटा बातें? तो कहाँ पर लाइट रिएक्शन होती है? बताया ग्रैनम में। कहाँ पर डार्क रिएक्शन होती है? बताया स्ट्रोमा में। दोनों पॉइंट क्लियर, ठीक है? दोनों पॉइंट क्लियर, ये आपको दोनों पॉइंट पूछे जाएंगे। अंकिता बेटा बिल्कुल जो फैक्ट पेपर में बनेंगे वो बताती हुई चलूंगी, वो समझाती हुई चलूंगी, ठीक है? क्लियर। आ जाओ अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट की तरफ अब हम मूव ऑन करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोगों का जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल होगा दैट इज राइबोसोम। तो भाई आ जाइए राइबोसोम की तरफ बढ़ लिया जाए। क्लोरोप्लास्ट कंप्लीट, हमने आपको फ्राइडे में भी क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे एंड आज की क्लास में भी जो हमारे कॉन्सेप्ट्स थे उनको हमने समझा। अब हम बात करते हैं राइबोसोम। सबसे पहले राइबोसोम की खोज किसने करी, ये आपको पूछा जाएगा। हु डिस्कवर्ड राइबोसोम?
राइबोसोम की जो डिस्कवरी थी वो करी थी पेलाडे नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है, जॉर्ज पेलाडे। आप बताते हैं जॉर्ज पेलाडे, ठीक है। तो जॉर्ज पेलाडे नाम के साइंटिस्ट, इन्होंने क्या करा था, राइबोसोम को डिस्कवर किया था, जॉर्ज पेलाडे। क्लियर। अब ये जो राइबोसोम है मैम, इनका क्या नाम है, राइबोसोम को हम किस नाम से जानते हैं, तो हमने सेकंड पॉइंट लिखना है राइबोसोम के बारे में। बच्चा, जो राइबोसोम है ना, इनको कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री, और ये फैक्ट मैं स्टार लगाकर लिखूंगी। आया है, लोअर से लेकर हायर लेवल के एग्जाम तक पूछा जाता है कि सेल के अंदर प्रोटीन कौन बनाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री इन्हीं को कहते हैं। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, तो आप लोगों ने लिखा यह है प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाते हैं, ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाते हैं, इनको कहा जाता है फैक्ट्री प्रोटीन की। तो ये राइबोसोम क्या कहलाते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाते हैं। तो आप लोग लिखते हैं these are known as फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। क्लियर। तो इनको कहा जाता है फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। तो दोस्तों इनको हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो गई बात। अब कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं रुक जाती, कहानी सिर्फ यही नहीं रुकती कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन हम लोग किसको कहते हैं, कहानी यहाँ तक नहीं रुकती, कहानी तो और आगे जा रही है, और आगे लेके जा रहा है कंपटीशन राइबोसोम को। मैम और कौन कौन से नए क्वेश्चंस बनने लगे हैं, तो आप बताते हो कि राइबोसोम के बारे में तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको पेपर में आती हैं। क्या आता है, जैसे थर्ड पॉइंट आपको पूछ लेता है कि कोशिका के अंदर वो कौन सा कोशिकांग है जो दूसरे कोशिकांगों में भी पाया जाता है। तो कई बार तुम देखते हो ना, पहेलियां पूछते हैं हम लोग, पहेली, तो वैसे ही एक पहेली बन गए हैं राइबोसोम कि भाई आपने देखा है डब्बा, मैंने कल तो बताया ही था आपको पिछली क्लास में, एक डब्बा, फिर डब्बे के अंदर छोटा डब्बा, फिर छोटे डब्बे के अंदर छोटा डब्बा, इस तरीके से। तो वैसे ही पूरी एक सेल, उस सेल के अंदर राइबोसोम, और उस सेल के अंदर जो दूसरे सेल ऑर्गेनल है उनके अंदर भी बैठे हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम जो होते हैं ये कोशिकांगों में कोशिकांग होते हैं। तो जब आप लोग इस स्ट्रक्चर को आराम से देखेंगे ना, बड़े ध्यान से इस स्ट्रक्चर को आप लोग देखेंगे, तो यहाँ पर ये जितने भी आपको ऑर्गेनल नजर आ रहे हैं इनके अंदर भी आपको राइबोसोम बैठे हुए दिखेंगे। लाइक जब आप लोग बात करते हैं बेटा इस वाले पार्ट की, तो यहाँ पर भी आपको राइबोसोम नजर आएंगे। जब आप बात करते हैं दोस्तों इस वाले पूरे एरिया की, तो यहाँ जगह जगह बिखरे हुए आपको राइबोसोम नजर आएंगे। तो दैट्स मीन राइबोसोम एक पूरी सेल में कई जगह आपको देखने को मिलते हैं। तो आ जाइए, जंतु कोशिका का सबसे बड़ा भाग है, जंतु कोशिका का सबसे बड़ा भाग तो न्यूक्लियस होता है बेटा, ये तो हर कोशिका का सबसे छोटा भाग है राइबोसोम, इसको भी लिखवाएंगे। तो अभी सुनो, अभी आप समझो राइबोसोम के बारे में, जो मैं पॉइंट्स लिखवा रही हूँ उनको समझते चलना, ठीक है। राइबोसोम, तो राइबोसोम्स के बारे में अभी मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवा रही हूँ, वो आपको लिखने हैं। बेटा जो राइबोसोम होते हैं ना, इनको आप लोग कोशिकांगों का कोशिकांग भी कहते हैं। तो ये एक डिफिकल्ट सा पॉइंट आपको आ जाए कि कोशिकांगों का कोशिकांग किसको कहते हैं। मैं नेक्स्ट पॉइंट दे रही हूँ, थर्ड पॉइंट इसको, क्योंकि 2 पॉइंट आप आई थिंक पीछे लिख चुके हो। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिकांगों का कोशिकांग, इसको हम लोग कोशिकांगों में कोशिकांग के नाम से जानते हैं, कोशिकांगों में कोशिकांग कहते हैं, ठीक है। तो कौन सा कोशिकांग ऐसा है जिसको कोशिकांगों में कोशिकांग कहा जाता है, राइबोसोम। तो आपने कहा ये जाना जाता है ऑर्गेनल्स विद इन ऑर्गेनल, ठीक है, विद इन ऑर्गेनल्स। तो इसको हम लोग ऑर्गेनल्स विद इन ऑर्गेनल्स के नाम से भी जानते हैं। मैडम क्यों जानते हैं, क्यों क्यों क्यों, ये बताओ, वाई वाई वाई। तो बेटा आप बताते हो कि ये एक सेल है, आपने कहा ये एक सेल है। अब इस सेल के अंदर अगर हम देखें तो राइबोसोम देखो ऐसे ऐसे बिखरे हुए हैं, ये रहे राइबोसोम, पूरी कोशिका में राइबोसोम बिखरे हुए हैं। अब इस राइबोसोम को यहाँ भी शांति नहीं मिली, तो इसने कहा माइटोकॉन्ड्रिया में भी जाऊंगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी जाऊंगा, रोने लगा राइबोसोम। कोशिका ने कहा ले भैया तू माइटोकॉन्ड्रिया में भी जा, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी चले गए। माइटोकॉन्ड्रिया खुद एक कोशिकांग है, लेकिन इसके अंदर भी जाकर बैठ गए राइबोसोम, राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में भी जाकर बैठ गए। क्लियर। अब आगे बात करें, फिर रोने लगा है राइबोसोम, कहा हरित लवक में भी जाऊंगा,
क्लोरोप्लास्ट में भी जाऊंगा, क्लोरोप्लास्ट में भी जाऊंगा, तो भैया कोशिका ने कहा ले भाई रो मत बाबू, तू क्लोरोप्लास्ट में भी बैठ जा जाकर। लो ये क्लोरोप्लास्ट में भी बैठ गया जाकर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी बैठ गया बेटा जाकर, हरित लवक में भी बैठ गया जाकर। तो मतलब कि एक पूरी कोशिका में तो फैला हुआ ही है, लेकिन इसको फिर भी शांति नहीं मिली, फिर भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी जाकर बैठा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी जाकर बैठा, और जो न्यूक्लियस होता है और जो न्यूक्लियस है इसके आसपास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है इनके ऊपर भी जाकर बैठ गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम अभी पढ़ोगे, ईआर बोलते हैं इसको शॉर्ट में, ईआर, इसके ऊपर भी जाकर बैठ गया। तो भाई देख लो ये पूरी कोशिका में तो फैला हुआ ही है, साथ में कोशिका के अंदर जो कोशिकांग है ना, सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल है, इनसाइड द सेल, वहां भी जाकर बैठ गया। तो इसको कहा जाता है कोशिकांगों का कोशिकांग। अब ये बताओ कि जो घर का एक छोटा बच्चा होता है वो सबको प्यारा लगता है, सबको प्यारा लगता है ना। हमारे परिवार में जो सबसे छोटा बच्चा है उसे कोई भी उठाकर ले जाता है, आज दादी खिला रही हैं, आज मामा खिला रहे हैं, नानू चाचा चाची मामी मामा सब उसको प्यार करते हैं ना। सेम वैसे ही इस राइबोसोम को भी सब प्यार करते हैं, सब इसको अपने अंदर बैठा लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ने कहा आजा मेरा प्यारा बच्चा, क्लोरोप्लास्ट ने कहा आजा मेरा प्यारा बच्चा। तो क्यों सब इसको इतना प्यार कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कोशिका का सबसे छुट्टू मुट्टू सा कोशिकांग है। तो अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है। तो आपने कहा यह है कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है, यह कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है, ठीक है। तो इसीलिए इसको सब इतना प्यार दे रहे हैं। तो छोटू मोटू है, सबके साथ खेलता है, सब इसको प्यार करते हैं। तो सेल का विच इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल ऑफ द सेल आपको पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग बताकर चलते हैं कि कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है क्या? ये राइबोसोम, ठीक है। मैम जी पॉइंट में लिखिए, फिंगर से समझ में नहीं आता, पॉइंट फिगर में लिखिए, फिगर से समझ नहीं आता पॉइंट में लिखिए। तो बेटा पॉइंट में मैंने आपको सारी चीजें समझा चुकी हूँ ऑलरेडी। जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था तो मैंने कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम होते हैं, लिखवाया था बच्चा ये पॉइंट मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट कराया, वहां भी लिखवाया कि इसके पास भी खुद के राइबोसोम होते हैं। और अभी आप ईआर को पढ़ेंगे तो वहां पर तो लिखा ही जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप ऑलरेडी लिख चुके हो, ये पॉइंट्स आप लोग ऑलरेडी लिख चुके हो। तो यहाँ पर क्या होगा, यह कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है। तो आपने लिखा इट इज द स्मॉलेस्ट, इट इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल, क्लियर, इट इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल ऑफ सेल, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग। याद हो गई ना बात, ठीक है, क्लियर। चलो भाई आ जाओ, अब आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ राइबोसोम। जी हाँ, राइबोसोम दो तरीके के होते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ राइबोसोम की, टाइप्स ऑफ राइबोसोम कि भाई राइबोसोम्स कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। तो अब हमने पढ़ना है राइबोसोम के प्रकार, राइबोसोम के प्रकार। तो जब हम लोग बात करते हैं व्हेन वी डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ राइबोसोम, वी विल फाइंड राइबोसोम्स आर टू टाइप्स। जब हम राइबोसोम के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे तो राइबोसोम्स होते हैं दो तरीके के। कितने तरीके के दोस्तों? दो। फर्स्ट वन इज 70S राइबोसोम and second one is 80S type ribosome. तो राइबोसोम्स हैव टू टाइप्स, राइबोसोम्स दो तरीके के होते हैं, 70S 70S एंड 80S 80S। अब क्वेश्चन आपको यहाँ से बनता है कि किस तरीके के राइबोसोम किस सेल में होते हैं, और ये बात आप मुझे बताओगे क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ ऑलरेडी। आप सभी बच्चों से मेरा एक प्रश्न है, आई वांट आस्किंग अ क्वेश्चन टू यू। आप रेडी है? पूछ लूँ? मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि भाई मुझे बता दीजिए सभी बच्चे कि ये जो 70S राइबोसोम है ये किस तरीके की कोशिका में होते हैं। विच टाइप ऑफ सेल हैव 70S टाइप ऑफ राइबोसोम? किस प्रकार की कोशिका में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? फटाफट बताओ, 70S राइबोसोम किस प्रकार की कोशिका में है? गौतम, हर्षित,
और भैया बहुत से बच्चे हैं जो कमेंट कर रहे हैं, कमेंट में पढ़ भी नहीं पा रही हूँ, इतनी तेज कर रहे हो। तो इसका मतलब दिमाग में बैठा लिया कि भाई जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है ना, प्रोकैरियोटिक सेल, इसके अंदर पाए जाते हैं 70S प्रकार के राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल जिसको हिंदी में कहते हैं अकेंद्रीय कोशिका, तो बिल्कुल अकेंद्रीय कोशिका में मिलते हैं 70S। और अगर मैं पूछूं ATS किस में मिलते हैं, ATS, तो आप लोग बताते हो कि ATS राइबोसोम हमें मिलते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर, है ना दोस्तों, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल यानी कि जिसको कहा जाता है सकेंद्रीय कोशिका। तो सकेंद्रीय कोशिका के अंदर हम लोगों को पाए जाते हैं ATS राइबोसोम। अब मेरा क्वेश्चन ये भी आप लोगों से कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल किस में पाई जाती है, विच ऑर्गेनिज्म हैव प्रोकैरियोटिक सेल, किस जीव के अंदर अकेंद्रीय कोशिका पाई जाती है, तो आप बताते हो लाइक बैक्टीरिया, आप बताते हो लाइक बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। तो बैक्टीरिया के अंदर मिलती है प्रोकैरियोटिक सेल। तो क्वेश्चन आपको ऐसे भी बन सकता है कि जीवाणु की कोशिका में किस प्रकार के कोशिका राइबोसोम होते हैं, विच टाइप ऑफ राइबोसोम हैव अ बैक्टीरिया सेल। तो आपने कहा कि जीवाणु की कोशिका में भी 70S होते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो बैक्टीरिया के अंदर ही होती है। तो क्वेश्चन किधर को भी बन सकता है, हमें रेडी रहना है, हर तरीके से क्वेश्चन की टांग तोड़नी है, ठीक है। चलिए अब यहां से अगर आपको पूछता है तो आप लोग बताते हो कि यूकैरियोटिक सेल तो सभी मल्टी सेल्यूलर में मिलती है, बट यहाँ पर आपको एक चीज और पूछ सकता है कि भाई आपको एग्जाम्पल दे दे ओमीबा, ओमीबा यूनिसेल्यूलर होता है ओमीबा, ओमीबा की सेल में किस प्रकार के राइबोसोम होते हैं, तो ओमीबा है यूकैरियोटिक सेल, ओमीबा में सकेंद्रीय कोशिका होती है, सकेंद्रीय, तो अमीबा के अंदर भी आपको ATS बताने हैं, ठीक है। और आपको कभी पूछ ले युगलीना, आपको कभी पूछ ले युगलीना, तो आपने कहा कि युगलीना जो होता है इसके अंदर भी ATS राइबोसोम ही हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गई बात, है ना, क्लियर हो गई सभी को बातें। मैडम ये लड़की दिमाग भरता नहीं, किसका दिमाग नहीं भरता, तो अपने कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दोगे सभी बच्चे, ठीक है। तो आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, ये सब आपके PYQ हैं, ये सब आपके एग्जाम में बने हुए प्रश्न है, क्लियर। तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। अब जो मैं तीसरा पॉइंट आपको बताने वाली हूँ अबाउट राइबोसोम, अब जो मैं तीसरा पॉइंट बताने वाली हूँ, है ना, उसका आंसर करना सारे बच्चे। अच्छा, कभी आपको पूछे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कभी आपको पूछे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सूत्रकणिका, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सूत्रकणिका, फर्स्ट ये हो गया। एंड सेकंड आपको पूछ ले क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, सेकंड आपको पूछता है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, हरित लवक, इन दोनों के अंदर, ठीक है। और थर्ड वन में बता देती हूँ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, कोशिका द्रव्य, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ये भी आपको एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, इसीलिए देखो बड़ा सा स्टार मैंने लगा दिया है। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन आया है कि इतना तो आपको पता है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया हैव राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम होते हैं, एंड क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो हैव राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट में भी क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं, एंड साइटोप्लाज्म ऑल्सो हैव राइबोसोम, साइटोप्लाज्म में भी राइबोसोम बिखरे हुए होते हैं। अब यहाँ पर इनके अंदर जो राइबोसोम है उसका टाइप पूछेगा आपको, उसका टाइप पूछेगा आपको। तो आपने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम होते हैं ना वो बेटा छोटे वाले होते हैं, 70S होते हैं, याद रखना। मैम क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम होते हैं 70S होते हैं, याद रखना। एंड जो साइटोप्लाज्म है इसमें जो राइबोसोम होते हैं वो 80S होते हैं, याद रखना। तो यही क्वेश्चन आएगा कि आपको इन तीनों का नाम दे देगा, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और कोशिका द्रव में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, विच टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड साइटोप्लाज्म। तो आपने पता करना है, आपने लिखना है, सीक्वेंस में लिखा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में 70 सही है, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में 70 सही है, एंड साइटोप्लाज्म में होते हैं 80S टाइप के राइबोसोम। 80S लाइक दिस, अगर मैं कहूँ इट इज अ सेल, ये एक सेल है, ये सेल के अंदर भरा हुआ है साइटोप्लाज्म,
ये कोशिका के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है साइटोप्लाज्म। क्लियर, ये पूरा साइटोप्लाज्म है। अब इस साइटोप्लाज्म में है ये राइबोसोम, देखो ये रहे राइबोसोम, ये ब्लू कलर के राइबोसोम है। तो ये इस साइटोप्लाज्म में भी बिखरे हुए हैं, बट ये कौन से होंगे, एटीएस वाले होंगे। अब यहाँ पर है ये रेड कलर का माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम है, ये रहे ब्लू कलर के, ये रहे। तो मैम ये कैसे राइबोसोम है, ये हैं 70S वाले, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं कहूँ यहाँ पर ये हरित लवक है, ये यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर भी राइबोसोम है, बट ये कौन से राइबोसोम होंगे, तो ये भी अगेन 70S वाले राइबोसोम होंगे। तो आपने देखा कि एक पूरी सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम है वो 70 वाले हैं, हरित लवक में भी 70 वाले हैं, एंड 80S वाले होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। समझ में आ गई बात, क्लियर, कोई इशू नहीं यहाँ तक, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है, होप अब आप गलत नहीं करके आओगे, है ना। अब आ जाओ आगे बात कर लेते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, लास्ट पॉइंट अबाउट राइबोसोम, राइबोसोम के बारे में लास्ट पॉइंट, क्लियर, लास्ट पॉइंट। अब मैम आपने हमें राइबोसोम के बारे में अभी बताया, ये राइबोसोम दो तरीके के होते हैं, एक 70S होता है एंड मैम एक 80S होता है। तो अब इनकी भी यूनिट आपको पूछी जाती है कि भाई 70S जब बना था तो कौन कौन सी छोटी यूनिट इसके अंदर थी, 80S जब बना था तो कौन कौन सी छोटी यूनिट इसके अंदर थी। तो 70S राइबोसोम जो होते हैं ये कुछ सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, सब यूनिट, यानी इनकी कुछ उप इकाइयाँ आपको एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, इनकी कुछ उप इकाइयाँ आपको आती हैं पेपर में। तो 70S राइबोसोम की 2 यूनिट होती हैं बेटा, 2 यूनिट, एक होती है आप बताते हो 50S और एक यूनिट होती है आप बताते हो 30S। अब एसएससी वाले बच्चों का मैथ बड़ा बढ़िया रहता है, एकदम चकाचक मैथ रहता है। अब बच्चे बोलेंगे मैडम जी जब 50 और 30 को जोड़ोगे तो 80 बैठेगा, आप बता रही हो 70, क्योंकि आपने कहा है कि जब हम 70S राइबोसोम की बात कर रहे हैं तो ये 2 यूनिट से जुड़कर बना है। जैसे तुमने अपने पापा से मांगे 50, तुमने अपने पापा से मांगे 10 रुपये, तो पापा ने कहा ले बेटा 5 रुपये ये रे और 5 रुपये ये रे, 10 रुपये बन गए, तुम खुश हो गए, भाग गए चिज्जी लेने दुकान पर, 10 रुपये हो गए, चिज्जी लेने भाग गए, है ना। लेकिन जब आप लोग 70S राइबोसोम को बनाएंगे तो आपको मैथ थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा। भाई ये बायोलॉजी है, यहाँ मैथ के कॉन्सेप्ट्स भूल जाओ, ये बायोलॉजी है बेटा, बायोलॉजी। तो यहाँ पर जब भी आपको पेपर में प्रश्न आएगा कि 70S राइबोसोम जो होता है ये कौन कौन सी 2 सब यूनिट यानी कौन कौन सी 2 उप इकाइयों से बना होता है। 70S राइबोसोम इज मेड अप ऑफ विच स्मॉल यूनिट या सब यूनिट्स। तो आपने कहा एक यूनिट होती है इसके अंदर 70S एंड 1 यूनिट अनदर यूनिट इज 30S। दोनों को जब आप मिलाते हो तो यहाँ पर 10 यूनिट का लॉस हो जाता है, यहाँ पर 10 यूनिट का लॉस हो जाता है, यहाँ पर 10 यूनिट की हानि हो जाती है बेटा। अब 10 यूनिट की जब हानि हो गई तो दोनों के जुड़ने से बचे केवल 70, तो इसीलिए 70S राइबोसोम की यूनिट पूछी जाती है। आप हमेशा बताकर चलना 50 और 30 होगी, क्लियर। अब आ जाओ 80 की बात करते हैं। मैम 80S राइबोसोम की भी 2 सब यूनिट होती हैं, बिल्कुल होती हैं बेटा, इनकी भी 2 सब यूनिट होती हैं, यहाँ पर भी 2 उप इकाइयाँ आपको पूछी जाएंगी, है ना। अब कौन कौन सी, तो यहाँ भी थोड़ा सा मैथ आपका गड़बड़ होगा। यहाँ पर एक यूनिट होती है 60 की और अनदर यूनिट इज 40S, तो एक यूनिट होगी 60S और एक यूनिट होगी 40S, दोनों को मिलाओगे तो 100 बनेगा, 100। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब ये दोनों आपस में मिले तो बेटा 20 यूनिट जो होती है वो लॉस में चली जाती है, 20 यूनिट की यहाँ पर हानि हो जाती है ना, 20 यूनिट की यहाँ पर हानि, और बचता है केवल 80S। तो इसीलिए तो पेपर में आता है। अगर सीधा सीधा होता तो क्यों पूछता एग्जामिनर, भाई आपको सीधा सीधा होता तो क्यों पूछता। अब थोड़ा सा दाल में कुछ काला है, थोड़ा सा खीर टेढ़ी है, तो भैया इसीलिए यहाँ पर ये प्रश्न आपको बनते हैं कि 70S राइबोसोम कौन कौन सी 2 स्मॉल यूनिट से बना है। तो आपको ऑलवेज रिमेंबर करना, ऑलवेज याद रखना है 50 और 30 बताना है, और 80 के लिए पूछे तो 60 एंड 40 बताना है ना। समझ में आ गई बात, आगे बढ़ रही हूँ अब मैं आप लोगों के साथ, ठीक है। चलो पूरी दाल ही काली है, ठीक अब आ जाओ खा लो,
दाल चाहे काली हो पीली हो, सब में प्रोटीन मिलता है, खा जाओ, प्रोटीन बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए, खा जाओ बेटा खा जाओ। अब आ जाओ अगले कोशिकांग की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल कौन सा होगा? तो आइए भाई बात करते हैं लाइसोसोम। तो राइबोसोम से इतना पढ़ लेना है ना। अब आ जाओ लाइसोसोम। मैम ये क्या करेगा लाइसोसोम? तो बड़ा ही खतरनाक है लाइसोसोम, बड़ा खतरनाक, बड़ा इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट सेल ऑर्गेनल ऑफ द सेल। बहुत बार प्रश्न बना है, अपने आंखों को कानों को अच्छे से खोलकर सुनना बेटा, कॉपी में बिल्कुल नोट कर लेना, दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बढ़ा लेना। लाइसोसोम सबसे पहले डिस्कवरी किसने करी थी? खोज किसने करी थी? तो लाइसोसोम की जो डिस्कवरी करी थी ना, वो करी थी डी ड्यूव ने। किसने मेरे दोस्तों? डी ड्यूव नाम के साइंटिस्ट थे, डी ड्यूव, इन्होंने लाइसोसोम को खोजा था। ठीक है, अब मैम ये लाइसोसोम कौन कौन से नाम से जाना जाता है? तो इस लाइसोसोम को हम लोग कहते हैं कोशिका की आत्मघाती थैली। तो इसके भी बहुत सारे नाम हैं, इसके भी मैनी मैनी नेम्स जो आपको पूछे जाते हैं। तो आपने बताया इसका पहला नाम, इसको कहा जाता है आत्मघाती थैली। कभी भी पूछे आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है? आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग। तो आपने कहा सुसाइडल बैग आर लाइसोसोम, तो लाइसोसोम को ही कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। लाइसोसोम इज नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्लियर? सेकंड नेम, सेकंड इनको कहा जाता है पाचक थैली। ठीक है, दिस नोन एज डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल। इनको कहा जाता है डाइजेस्टिव बैग, लाइक आप लोग अभी पढ़ेंगे पाचक थैली, डाइजेस्टिव बैग इनको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको मैं बताऊं, नेक्स्ट इनका नाम क्या है? इनको कहा जाता है एटम बम। भैया एटम बम आपने सुना ही होगा नाम, एटम बम इनको कहते हैं। एटम बम रेयरली आया है पेपर में, लेकिन आप लोगों को ये दोनों नाम बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं मैनी टाइम, है ना। आत्मघाती थैली बहुत बार आया है और पाचक थैली बहुत बार आया है। तो ये तीन नाम आपको याद रखने हैं, किसके होते हैं? लाइसोसोम के होते हैं। तीन नाम किसके होते हैं? लाइसोसोम के। अब मैं बताती हूँ कि लाइसोसोम को क्यों कहा जाता है डाइजेस्टिव बैग, है ना। ये जो लाइसोसोम है इनको क्यों कहते हैं डाइजेस्टिव बैग, या इनको क्यों कहा जाता है एटम बम या सुसाइडल बैग, है ना। समझना, ये लाइसोसोम है दोस्तों, ऐसा समझ के चलो, दिस इज लाइसोसोम। क्लियर? अब इस लाइसोसोम के अंदर भरे हुए होते हैं कुछ एंजाइम, ये इसके अंदर एंजाइम फिलअप है। ठीक है, लाइसोसोम हैव फिल्ड विथ सम एंजाइम्स। तो ये एंजाइम्स हैं, दीज एंजाइम्स आर नोन एज हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इनको कहा जाता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इन एंजाइम्स का क्या नाम है बच्चा? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इनको कहते हैं अपघटनीय एंजाइम, है ना। इनको कहा जाता है अपघटनीय विकार। अब ये क्या करते हैं मैम अपघटनीय विकार? तो बच्चा कोशिका के अंदर, हाँ एस का मतलब सेव्ड बर्ग यूनिट, बिल्कुल सही बात। जो राइबोसोम में आप लोगों का एस आता है, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है कि मैम इस एस का मतलब क्या होता है, इस एस का मतलब, इस एस का मतलब क्या होता है? इस एस का मतलब होता है सेव्ड बर्ग। ठीक है, सेव्ड बर्ग। अब ये सेव्ड बर्ग यूनिट समझ लो या साइंटिस्ट का नाम जिसने इन यूनिट के बारे में बताया था। एस का मीनिंग यहाँ पर सेव्ड बर्ग होता है, एस एस, एस का मतलब होता है सेव्ड बर्ग। ठीक है, ठीक है भाई, ओके, ऑल क्लियर। चलो अब आ जाओ वापस से किसके ऊपर, वापस से लौट आओ बेटा। अब आ जाओ आप लाइसोसोम की तरफ। अब एज्यूम करना दिस इज अ लाइसोसोम एंड इनसाइड द लाइसोसोम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर फिल्ड। इस लाइसोसोम के अंदर क्या भरे हुए हैं? अपघटनीय एंजाइम भरे हुए हैं। अब मैम ये अपघटनीय एंजाइम क्या करते हैं? बेटा ये भूखे हैं, भूखे भूखे, जैसे तुमने देखा जोम्बी, जोम्बी वाली मूवी देखी है, जोम्बी भूखे रहते हैं एक दूसरे का खून पीने के लिए, आऊं इसमें काट लिया, इसको काट लिया। तो मतलब ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम जोम्बी है एक तरीके से। तो जब भी सेल के अंदर खराब प्रोटीन बनती है ना, जब भी सेल के अंदर खराब प्रोटीन बनती है, तो ये खराब प्रोटीन जो है वो इसी के अंदर जाती है, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे।
खराब प्रोटीन कोशिका में जब बनती है वो इसी के अंदर चली जाती है, और ये जो भूखे हाइड्रोलिटिक एंजाइम है इस खराब प्रोटीन को चट कर जाते हैं, इस खराब प्रोटीन को पचाना शुरू कर देते हैं। तो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो हैं ये खराब प्रोटीन को पचाने का काम करते हैं। और मैम ये जो अंदर की तरफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरे हुए हैं इनका पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम? इनकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? पीएच मान मतलब कि ये एसिड है या बेस है? तो दोस्तों ये जो अंदर की तरफ भरा हुआ है ना ये एसिड होता है, एसिड। इनकी जो पीएच वैल्यू होती है ना वो 4 से 5 होती है, यानी कि ये एसिड है बेटा, ये अम्लीय होते हैं, एसिडिक होते हैं। और जब खराब प्रोटीन इनके अंदर जाती है तो उसको गलाने का काम करता है, ये खराब प्रोटीन को डाइजेस्ट कर जाते हैं। तो इसीलिए आप लाइसोसोम को कहते हो डाइजेस्टिव बैग, इसीलिए कहते हैं डाइजेस्टिव बैग, क्योंकि खराब प्रोटीन को पचा रहा है मजेदार तरीके से। अब मैम इसको सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? तो बेटा इसको आत्मघाती थैली इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये ना कभी कभी अपने अंदर ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम बहुत ज़्यादा बना लेता है ना, बहुत ज़्यादा। जैसे कि अब समझना वो इसके अंदर ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम बहुत ज़्यादा बन गए, बहुत ज़्यादा बन गए, ज़्यादा मात्रा में बना लेता है। अब ज़्यादा मात्रा में बनाते 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 होता क्या है, ये इतने ज़्यादा हाइड्रोलिटिक एंजाइम बना देगा कि इसकी जो बाहर की झिल्ली है, ये जो इसकी आपको मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, ये जो ब्लू कलर में आपको इसकी मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, इतने ज़्यादा हाइड्रोलिटिक एंजाइम बनने के बाद ये झिल्ली फट जाती है बेटा। ये मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, टीयर अप हो जाती है, फट जाती है। अब जैसे ये झिल्ली फटेगी हाइड्रोलिटिक एंजाइम बाहर निकल आते हैं, बाहर निकल आएंगे भाई, ऐसे ऐसे ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम बाहर निकल आएंगे और बाहर निकलकर पूरी सेल में फैल जाएंगे, पूरी सेल में फैल जाएंगे। और पूरी सेल में फैलते ही जितने भी सेल के अंदर ये सेल ऑर्गेनल आपको नजर आ रहे हैं, है ना, अभी जिससे आप पढ़ोगे, तो अगर मैं यहाँ दिखाऊं ये सारी चीजें जो आपको सेल में नजर आ रही हैं बेचारी ये सब मर जाती है, ये सब मर जाते हैं। लाइक दिस, देखो मैं आपको समझाऊं कि जैसे कि ये है एक सेल, ये एक सेल है और ये सेल के अंदर बैठा है लाइसोसोम, ये बैठा हुआ लाइसोसोम, ये एक सेल है, सेल में लाइसोसोम, और लाइसोसोम में भरे हुए हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ये भरे हुए। तो जब ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम बहुत ज़्यादा बन जाते हैं तो ये इस झिल्ली को, ये झिल्ली फट जाती है इसकी, और जैसे ही झिल्ली फटती है ये सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम पूरी सेल में फैल जाते हैं, पूरी सेल में फैल गए। अब पूरी सेल के अंदर जो दूसरे पार्ट थे, जैसे कि ये बेचारा माइटोकॉन्ड्रिया, ये कहता है अरे भैया आ गई आफत, तो ये भी मर जाता है ना। दूसरे कोशिकांग जैसे गोल्गी बॉडी कहती है अरे भैया फिर से आ गई आफत, ये भी मर जाती है। तो जितने भी सेल के अंदर न्यूक्लियस कहता है अरे भागो रे भागो, हाइड्रोलिटिक एंजाइम आ लिए, तो मतलब सारे सेल ऑर्गेनल को डिस्ट्रॉय कर देगा, सारे सेल ऑर्गेनल मर जाएंगे और पूरी सेल ही जो होती है वो मर जाती है। तो पूरी सेल की डेथ का कारण बनता है, पूरी कोशिका की आत्महत्या का कारण बनता है। दैट्स वाई इट इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, इसीलिए इसको कहा जाता है कोशिका की आत्मघाती थैली। ठीक है। अब मैम इसको एटम बम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी झिल्ली फटती है, क्योंकि जब हाइड्रोलिटिक एंजाइम बाहर निकलते हैं तो मेम्ब्रेन इसकी फटती है, तो इसीलिए इसको एटम बम कह देते हैं। तो ये 3 नाम इसके पेपर में आपको याद रखने हैं। ठीक है। अब आपको यहाँ से जो ये लाइसोसोम होते हैं इनसे एक और फैक्ट याद रखना है कि भाई जो लाइसोसोम होते हैं दोस्तों, लाइसोसोम, ये जो लाइसोसोम होते हैं इनसे एक और फैक्ट याद रखना है, इनका जो फॉर्मेशन है वो किसकी वजह से होता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होते हैं इनका निर्माण किसकी वजह से होता है बताओ? लाइसोसोम का निर्माण किस कोशिकांग की वजह से लाइसोसोम बनते हैं? लाइसोसोम क्यों बने? तो लाइसोसोम बनते हैं गोल्गी बॉडी की वजह से। तो आप लोग बताएंगे कि इनका निर्माण कौन सा कोशिकांग लाइसोसोम बनाता है? इनका निर्माण गोल्गी काय की वजह से होता है ना, गोल्गी काय की वजह से होता है। तो कौन से कोशिकांग का निर्माण गोल्गी काय की वजह से होता है? तो आपने कहा लाइसोसोम। ठीक है। तो लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द
प्रेजेंस ऑफ गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी की उपस्थिति के कारण ही लाइसोसोम का निर्माण होता है। ठीक है, तो बताकर चलते हो फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ गोल्गी बॉडी। ठीक है, तो गोल्गी बॉडी की वजह से ही लाइसोसोम का निर्माण होता है। मैडम जी क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो मैंने कहा ऐसा इसलिए कि भाई मैंने आपको बताया था ना कि जब हम कचरा घर क्यों बने हैं, कचरा घर, या कभी आपने सुना है हम लोग कचरा फेंकते हैं, कचरे वाली गाड़ी आती है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, देख 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 तू यहाँ वहाँ ना फेंक, फैलेगी बीमारी होगा घर का बुरा हाल। तो तुमने सुना है ये गाना, है ना? इस गाने से कुछ सीखा करो। जब हमारे घरों में कचरा होता है, कचरे की गाड़ी आती है, हमें उस गाड़ी में डालना होता है कचरा। अब वो गाड़ी जो होती है कचरे को कचरे घर में लेकर जाती है। अब कचरा घर क्यों बने हैं? क्योंकि हम कचरा करते हैं। हमने करा कचरा, कचरा फेंका गाड़ी में, गाड़ी लेकर गई कचरे को कचरे घर में, वहाँ पे वो रिसाइकल होता है ना? तो कचरा घर क्यों बना? हमारी वजह से, हम कचरा करते हैं। सेम वैसे ही कोशिका के अंदर प्रोटीन जो बनाए राइबोसोम ने, और प्रोटीन को पैक करने का काम किसने करा? गोल्गी बॉडी ने। अब जो गोल्गी बॉडी पैक करती है वो अच्छी अच्छी प्रोटीन को पैक करती है, खराब प्रोटीन को छोड़ देती है। अब वो खराब प्रोटीन कहाँ जाती है? लाइसोसोम। जैसे हमारे घर में अच्छी अच्छी चीज़ें हम यूज़ कर लेते हैं, जो कचरे वाली होती है उसे गाड़ी की कचरे की गाड़ी में फेंक देते हैं। तो वैसे ही जब गोल्गी बॉडी जो होती हैं ये खराब प्रोटीन को छोड़ देती हैं, वो खराब प्रोटीन लाइसोसोम में पहुंचती हैं, लाइसोसोम उनको पचाता है और पचाने के बाद उनका विनाश कर देता है खराब प्रोटीन का। तो जब गोल्गी बॉडी ने खराब प्रोटीन को छोड़ दिया तो उनको पचाने के लिए बने लाइसोसोम। इसीलिए गोल्गी बॉडी की वजह से ही लाइसोसोम बनते हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक, क्लियर? चलो आओ अब आगे बात करते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं और अगले सेल ऑर्गेनल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, अगला है अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो दोस्तों इसके बारे में भी बात करते हैं कि इसको किसने डिस्कवर करा। तो इसकी भी डिस्कवरी आपको पूछी जाएगी। फर्स्ट पॉइंट, खोज, डिस्कवरी, कि भाई इसकी डिस्कवरी को किसने किया था। अच्छा, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है? पहले बताओ मुझे, अभी तक हमने जितनी चीजें पढ़ी हैं ऑल क्लियर? फटाफट बताएंगे सभी बच्चे, ऑल क्लियर बोलो जल्दी से। ठीक है, हाँ जल्दी बताएंगे। ऑल क्लियर? अभी तक जो पढ़ा था हमने हरित लवक क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा, देन हम लोगों ने कौन सा? राइबोसोम पढ़ा, देन हमने लाइसोसोम पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं अंतःद्रव्य जालिका। तो जितने भी पॉइंट्स बताती चल रही हूँ, ऑल पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट। आप लोगों को एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, सबके सब महत्वपूर्ण है, तो अच्छे से समझते चलना। ठीक है, चलिए अब देखो हम लोग बात कर रहे हैं जालिका। अंतःद्रव्य जालिका की खोज करी थी पॉटर नाम के साइंटिस्ट ने, पॉटर ने। ठीक है, तो पॉटर आप लोग बताकर चलोगे, पॉटर ने डिस्कवर किया। अच्छा, इसको हम लोग किस नाम से जान सकते हैं? अंतःद्रव्य जालिका जो होती है ये बेसिकली कोई इसका पॉपुलर नाम नहीं है जो आपको पेपर में आता हो, लेकिन फिर भी ये कोशिका का अंतः कंकाल बनाती है, याद रखना। ठीक है, कोशिका का अंतः कंकाल बनाती है। क्या बनाती है दोस्तों? अंतः कंकाल बनाती है। तो इसका काम क्या होता है कि कोशिका का अंतः कंकाल बनाती है। क्लियर? तो हमने लिख लिया। ठीक, तो आप लोग बताएंगे मेक एंडोस्केलेटल, एंडोस्केलेटल ऑफ सेल। तो आपकी सेल का एंडोस्केलेटल बनाती है ना, ऑफ सेल। क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक, अब मैम ये जो अंतःद्रव्य जालिका होती है ये भी दो तरीके की होती है। तो इसके टाइप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है आपको पेपर में, इसके टाइप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो आप लोग लिखोगे यह है दो प्रकार की होती है, यह है दो प्रकार की होती है। इट इज़ टू टाइप्स। ठीक है, या इट हैव टू टाइप, दो प्रकार की होती है। अंतःद्रव्य जालिका भी कितने तरीके की होती है भाई दोस्तों? दो तरीके की होती है। तो आप लोगों ने लिख दिया इट हैव टू टाइप्स, इट हैव टू टाइप्स। अब इसके भी टाइप्स आते हैं। ये दो तरीके की होती है, तो कौन कौन से तरीके की होती है? हाँ देखो बच्चे बता रहे हैं मुझे पहले ही, स्मूथ और प्यारे बच्चे रफ। अब क्यों स्मूथ है, क्यों रफ है,
अब इसके बारे में बात करते हैं। तो आइए भाई, इट हैव टू टाइप्स, तो कौन कौन से दो टाइप होते हैं इसके पढ़ते हैं। अब इसके जब हम लोग ER भी बोलते हैं बेटा, इसको शॉर्ट में ER का मतलब होता है अंतः द्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में ER। कई बार ये पेपर में ER के तौर पर ही आती है। ये दो तरीके की होती है। कौन कौन से दो टाइप होते हैं इसके? एक होता है RER, वन टाइप इज RER एंड सेकेंड इज SER। तो इट हैव टू टाइप, वन इज RER एंड सेकेंड इज SER। अब RER की फुल फॉर्म आ सकती है पेपर में, तो इसको कहते हैं हम लोग रफ ER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम लोग कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? तो ये रफ है, रफ बोले तो खुरदरी। ये क्या है दोस्तों? खुरदरी अंतः द्रव्य जालिका, इसको कहते हैं खुरदरी अंतः द्रव्य जालिका या प्रद्रव्य जालिका। क्लियर? अब मैडम खुरदरी, खुरदरी से सुनने से तो ऐसा लग रहा है कुछ खुरदरा खुरदरा होगा, कुछ खुरदरा खुरदरा है ना, बिल्कुल अभी समझाएंगे। और मैम सेकंड कौन सा होता है? सेकंड SER, ये होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम लोग कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रेटिक्यूलम। अच्छा मैम, ये अगर इसको हिंदी में लिखेंगे तो इसको हम लोग चिकनी भी बोलते हैं, चिकनी अंतः द्रव्य जालिका, चिकनी प्रद्रव्य जालिका या चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं चिकनी प्रद्रव्य जालिका। क्लियर? चलो तो भाई आगे आ जाओ, अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। अब देखो यहाँ से जब हमने इनकी फुल फॉर्म पढ़ ली है, हमें पता चल चुका है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैव टू टाइप, हमने लिख लिए रफ एंड SER RER। अब बात करते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊंगी। जब कभी हम सड़क पर जाते हैं, सड़क पर, सड़क दो तरीके की होती है, एक तो हाईवे वाली सड़क होती है, हाईवे वाली सड़क एकदम स्मूथ, गाड़ी भागी चली जाती है, और एक ऐसी सड़क होती है बेचारी जो लोकल एरियाज में होती है, टब्बक टब्बक उस पर गाड़ी चलती है। कैसी गाड़ी चलती है भाई? टब्बक टब्बक उस पर गाड़ी चलती है। तो जब आप हाईवे वाली सड़क पर चल रहे हो तो एकदम स्मूथ है ना, और जब आप गांव वाली सड़क पर चल रहे हो एकदम गड्ढे गड्ढे मटक मटक के चल रही है। तो गांव वाली सड़क पर पड़े हुए हैं पत्थर, पत्थर बोले तो वो सड़क ऊंची नीची है, ऊंची नीची है, इसीलिए वो खुरदरी खुरदरी सी लग रही है ना। और जब आप हाईवे पे चल रहे हो, हाईवे की सड़क पर कोई पत्थर नहीं है, एकदम स्मूथ है सड़क, उस पर आप एकदम भागे जा रहे हो, तो यहाँ पर आपको कुछ पत्थर मिलेंगे, RER पर तुम्हें कुछ पत्थर मिलेंगे। और मैम ये पत्थर क्या होते हैं? तो ये पत्थर और कोई नहीं है, ये पत्थर है राइबोसोम। तो ये ऐसा समझ लो, एक सड़क पर जैसे आपने कुछ पत्थर डाल दिए और उन पत्थर पर जब आप गाड़ी चलाओगे तो आपकी गाड़ी धचकियाँ ले लेकर चलेगी, पत्थरों से टकरा टकरा कर चलेगी। और यहाँ पर एकदम स्मूथ है, यहाँ कोई पत्थर नहीं है, यानी यहाँ पर कोई राइबोसोम नहीं है, तो इसीलिए गाड़ी एकदम फर्राटे के साथ जाएगी, है ना। हाँ, अब देखो, अब आप लोगों को रफ ER के बारे में बताती हूँ। पहले जो RER होता है, यहाँ से प्रश्न आता है रफ ER। पर ये रफ क्यों हो गए हैं बेचारे? ये बेचारे रफ क्यों हो गए हैं? ये इसलिए रफ हो गए हैं क्योंकि इन पर राइबोसोम पाए जाते हैं। तो यही आपको क्वेश्चन आता है पेपर में कि किस प्रकार की अंतःद्रव्य जालिका पर राइबोसोम पाए जाते हैं। मैंने कहा था ना कि ये राइबोसोम शांति से नहीं बैठते, ये राइबोसोम जो होते हैं ये शांति से नहीं बैठते, ये हर जगह हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी पहुंच गए, ये हरित लवक में भी पहुंच गए, ये कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म में भी हैं, और ये अंतःद्रव्य जालिका पर भी जा पहुंचे। अब अंतःद्रव्य जालिका पर जब ये जाकर चिपक गए तो इन्होंने अंतःद्रव्य जालिका को खुदरा खुदरा बना दिया, तो इसी को कहते हैं रफ ER। देखो R से समझ जाओगे, R फॉर राइबोसोम। ठीक है, तो आपने कहा हैव राइबोसोम, तो ये पेपर में क्वेश्चन आएगा कि किस प्रकार की अंतःद्रव्य जालिका पर राइबोसोम पाए जाते हैं। आप आंसर लगाओगे RER, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर आपको राइबोसोम मिलेंगे। अब राइबोसोम का काम क्या है प्यारे बच्चे, ये बताओ। राइबोसोम का काम, क्या कोई बच्चा राइबोसोम का काम जानता है? मैं आपको कितनी बार राइबोसोम का काम बता चुकी हूँ। राइबोसोम का कोई काम बताएगा? जल्दी से बताओ, राइबोसोम का कोई काम बताएगा? एक बच्चे का देखो कमेंट आ गया, राइबोसोम का काम नहीं बताई। बेटा बहुत बार राइबोसोम का काम बताया होगा, बताओ जल्दी। प्रोटीन,
प्रोटीन प्रोटीन, मैंने कहा था ना राइबोसोम को एक ही काम आता है, राइबोसोम को प्रोटीन ही बनानी आती है। ये सारी दुनिया में घूम आएगा राइबोसोम, लेकिन अपना कहते हैं ना चोर चोरी से ना जाए, मतलब चोर जो है वो अपना काम जो है चोरी, चाहे उसको तुम मुंबई भेज दो, चाहे उसको तुम दिल्ली भेज दो, एक चोर चोर की बात चल रही है, चोर को चाहे मुंबई भेजो, चाहे दिल्ली, चाहे लखनऊ, मुंबई से गई पटना, पटना से गई दिल्ली, तो वो सारी जगह जाकर एक ही काम करेगा, चोरी ही करेगा। ठीक वैसे ही राइबोसोम को तुम कहीं भी छोड़ दो, कोशिका के किसी भी पार्ट में छोड़ दो, उसे एक ही काम आता है, प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण, हर जगह प्रोटीन ही बनाएगा, हर जगह प्रोटीन बनाएगा, है ना। तो आपने कहा कि जो राइबोसोम होता है इसका क्या काम होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो इसीलिए आपको पेपर में ये भी पूछा जाएगा कि रफ ईआर का काम क्या होता है। तो रफ ईआर होता है, इसका क्या काम होता है, इसका क्या फंक्शन होता है, तो आप कहेंगे कि रफ ईआर जो होगा ना ये प्रोटीन संश्लेषण करता है ये भी। तो यहाँ पर क्योंकि राइबोसोम है तो राइबोसोम की वजह से यहाँ पर भी होता है प्रोटीन संश्लेषण। तो आप यहाँ आपको पेपर में पूछा जाता है कि कौन सी अंतः द्रव्य जालिका प्रोटीन संश्लेषण करती है, तो आपने कहा रफ। क्यों करती है, राइबोसोम की वजह से, क्योंकि यहाँ राइबोसोम मिलते हैं। प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम को एक ही काम आता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। चलो भाई आगे आ जाओ। अब बात कर लेते हैं SER की, अब बात कर लेते हैं SER की, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये स्मूथ क्यों है, क्यों है ये चिकने, क्योंकि देयर आर नो राइबोसोम ऑन दैट, इनके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं है, तो यहाँ पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, है ना, राइबोसोम नहीं पाए जाते। तो कौन सी अंतःद्रव्य जालिका है जिस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, तो आपने कहा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ राइबोसोम नहीं पाए जाते, नो राइबोसोम, नो राइबोसोम, नो राइबोसोम्स आर फाउंड हेयर, तो यहाँ कोई राइबोसोम नहीं मिलते। अब यहाँ पर राइबोसोम नहीं मिलते तो इतना तो क्लियर है कि ये जो SER है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्रोटीन तो नहीं बनाती होगी, क्योंकि ये राइबोसोम तो है ही नहीं, यहाँ पर राइबोसोम तो है ही नहीं, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर आप लोगों को राइबोसोम नहीं है तो प्रोटीन तो नहीं बनती होगी। तो मैम इनका क्या काम होता है, इनका क्या फंक्शन होता है, तो भाई इनका और फंक्शन बताती हूँ मैं आप लोगों को। जब आप लोग रफ ER की बात, SER की बात करते हो, SER की बात करते हो, SER का जो फंक्शन होता है ना ये होता है लिपिड संश्लेषण। क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम नहीं है तो यहाँ प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ पर होता है लिपिड संश्लेषण, ठीक है, लिपिड संश्लेषण। तो ये क्या करते हैं, लिपिड संश्लेषण करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने लिखा दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर लिपिड सिंथेसिस, इनका फंक्शन हो जाता है लिपिड सिंथेसिस। क्लियर हो गई बात, लिपिड सिंथेसिस, ठीक है। तो इनका फंक्शन क्या हो जाता है भाई, लिपिड सिंथेसिस। तो विच एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर लिपिड सिंथेसिस, तो आप आंसर करके आओगे SER, SER, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये भी क्लियर हुआ भाई, ये भी क्लियर हुआ। अब चलते हैं हम लोग एक और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, सेंट्रियोल की तरफ, सेंट्रियोल लास्ट, है ना, इसके बाद गोल्गी बॉडी और पढ़ाऊंगी, फिर खत्म ये टॉपिक। अब आ जाओ सेंट्रियोल की बात करते हैं, सेंट्रियोल, व्हाट आर सेंट्रियोल एंड हु डिस्कवर्ड सेंट्रियोल, सेंट्रियोल को किसने खोजा, क्या होते हैं सेंट्रियोल, इनके बारे में भी पढ़ते हैं। डिस्कवरी, आपने कहा इनको डिस्कवर करा था बोवेरी नाम के साइंटिस्ट ने, इसने बोवेरी, तो बोवेरी नाम के साइंटिस्ट जिन्होंने इसको डिस्कवर करा, बोवेरी, ठीक है, तो बोवेरी नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेंट्रियोल को डिस्कवर करा था। अच्छा ये किस में होते हैं, तो ये पादप कोशिका में पाए, ये जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, ठीक है, ये जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। तो ये सेंट्रियोल कहाँ होते हैं, जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। क्लियर। तो दोस्तों कहाँ मिलते हैं, जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं, फाउंड इन एनिमल सेल, ठीक है, तो प्रेजेंट इन एनिमल सेल ऐसे लिख सकते हो,
प्रेजेंट इन एनिमल सेल। तो ये किस में मिलते हैं? एनिमल सेल में। कभी कभी रेयरली कुछ लोअर एल्गी में भी मिल जाते हैं, बट वो नहीं पूछता पेपर में, सिर्फ आपको याद रखना है ये पादप कोशिकाओं में नहीं, जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, आपको मैंने लिख ही दिया है, जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। भाई नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में कि ये जो सेंट्रियोल हैं ये कैसे स्ट्रक्चर होती है, कैसे स्ट्रक्चर हैं? तो आपने कहा ये छड़नुमा संरचना होती है, छड़नुमा, ये छड़नुमा संरचना है बेटा, है ना। दीज आर रोड लाइक स्ट्रक्चर, ये छड़नुमा संरचना है। तो आप लिख सकते हैं दीज आर रोड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कोई रोड होती है, जैसे कोई छड़ होती है, रोड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बेटा। दीज आर रोड लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या होते हैं? छड़नुमा संरचना है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो यह कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होते हैं, या कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। जब कोई सेल डिवीजन कर रही होती है बेटा, तो कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये जब कोई कोशिका डिवीजन कर रही होती है, अपने आप को डिवाइड कर रही होती है, व्हेन अ सेल डिवाइड इटसेल्फ, तो जब भी कोई कोशिका अपने आप को विभाजित कर रही होगी तो तब सेंट्रियोल जो है उसको हेल्प करेंगे डिवाइड होने में। ठीक है, कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। तो आपने लिख लिया भाई कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। चलो, तो आप लोग लिखोगे हेल्प इन सेल डिवीजन। ये क्या करते हैं? सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये आपके सेंट्रियोल होते हैं, इनके बारे में ये पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़नी है। सेल डिवीजन में हेल्प कर रहे होते हैं। क्लियर होगी बात? आपको समझ में आई? पॉइंट्स क्लियर समझ में आया? जल्दी से बताएंगे भाई, जल्दी से। लाइसोसोम में कौन से ईआर? बेटा लाइसोसोम में थोड़ी ईआर पाए जाएंगे, ईआर के ऊपर राइबोसोम होते हैं। लाइसोसोम एक अलग चीज है, उसमें नहीं होते ईआर आपके, है ना, वो अलग है, वो अलग है बेटा। न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियस एनवेलप के बारे में नहीं बताया बेटा। मैंने आपको बताया था कि अभी आप जब लास्ट में एक सेल के बारे में पढ़ोगे तो मैं ओवरऑल आपको सेल के अंदर जो लिक्विड है उनके बारे में बताऊंगी, और लिक्विड के अंदर ही आप लोग न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, इनके बारे में भी पढ़ने वाले हो। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म और जो आपका साइटोप्लाज्म है इनके बारे में भी पढ़ने वाले हो। तो यहाँ पर इनके बारे में आपको इतने पॉइंट्स हैं जो अच्छे से क्लियर करने हैं। ठीक दोस्तों, क्लियर हो गई बातें? चलिए आ जाइए, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ और फैक्ट बताने वाली हूँ, कुछ और पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। जब हम लोग एक सेल की बात करेंगे, जब हम लोग एक कोशिका की बात करेंगे, तो एक कोशिका के अंदर हमें कुछ और मेन पॉइंट, जैसे कि गोल्गी इकाई, जैसे कि हम लोग बात करेंगे किसकी? गोल्गी इकाई की। तो नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल मैं आपको बताने वाली हूँ दैट इज गोल्गी इकाई, यानी कि एक और हेडिंग आप लोग डालेंगे गोल्जी इकाई। ठीक है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी इकाई, इनको भी पढ़ेंगे हम लोग, गोल्जी इकाई। ठीक है, इनके बारे में भी हमें पढ़ना है, गोल्जी इकाई या गोल्गी बॉडी। अब सबसे पहले मैम गोल्गी इकाई या गोल्जी बॉडी जो है इनको किसने डिस्कवर किया था ये आपको पूछेगा। इनकी डिस्कवरी जो करी थी वो करी थी एक साइंटिस्ट जिनका नाम है कैमिलो गोल्गी। क्लियर? तो इनको किसने डिस्कवर किया? इनकी जो डिस्कवरी करी थी वो करी थी कैमिलो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट ने, कैमिलो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट, उन्हीं के नाम पर इनको हम लोग गोल्गी इकाई कहते हैं, कैमिलो गोल्गी। तो कैमिलो गोल्गी ने इनको डिस्कवर करा था भाई। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किस साइंटिस्ट के नाम पर गोल्गी इकाई को गोल्गी इकाई के नाम से जाना जाता है? तो कैमिलो गोल्गी ने डिस्कवर करा था गोल्गी इकाई को। अब जब दूसरा पॉइंट हम लोग लेकर चलते हैं तो गोल्गी इकाई के भी बहुत सारे नाम हैं, गोल्गी इकाई जो होते हैं इनके भी बहुत सारे नाम हैं। तो आपको एग्जामिनेशन में कौन कौन से नाम पूछे गए हैं? इनको कहते हैं कोशिका का डाकघर। विच सेल ऑर्गेनल इज नोन एज द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल? इन्हीं को कहा जाता है पोस्ट ऑफिस कोशिका का, सेल का। ठीक है, इन्हीं को कहा जाता है यातायात प्रबंधक। ठीक है, इन्हीं को कहते हैं यातायात प्रबंधक। ठीक है, यानी कि ट्रैफिक पुलिस। तो आपको ये भी पूछा जाता है कि विच सेल ऑर्गेनल इज नोन एज ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल? तो गोल्गी बॉडी इज नोन एज ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। थर्ड वन इन्हीं को कहा जाता है लिपोकोन्ड्रिया।
इन्हीं को हम लोग कहते हैं लिपोकोंड्रिया। ये एसएससी ने एक नया लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा है, लिपोकोंड्रिया, स्टार लगा रही हूँ बेटा, लिपोकोंड्रिया, ठीक है। इन्हीं को हम लोग लिपोकोंड्रिया भी कहते हैं। अब माइटोकोंड्रिया तो आपने पढ़ लिया, माइटोकोंड्रिया तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लेकिन लिपोकोंड्रिया किसको कहते हैं? तो गोल्गी बॉडी को ही लिपोकोंड्रिया कहा जाता है, लिपोकोंड्रिया, ठीक है। एंड थर्ड के बाद फोर्थ, इसी को कहते हैं हम लोग बंडल ऑफ सेल, कोशिका के बंडल, बंडल बोल दे या पैकर बोल दे, इसी को हम लोग कोशिका के बंडल या पैकर के रूप में जानते हैं। अब बंडल और पैकर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कोशिका के अंदर जो प्रोटीन होते हैं उसको पैक करती है, प्रोटीन के बंडल बनाती है। जो कोशिका के अंदर राइबोसोम ने प्रोटीन बनाई है ना, वो प्रोटीन इधर उधर बिखरी रहती है, उस प्रोटीन को एक साथ लाकर उसके गट्ठर बनाने का काम करती है गोल्गी बॉडी। तो अच्छी अच्छी प्रोटीन को पैक करने का काम करती है, ये पैक करने का काम करती है। समझ में आई बात? एक बार मैं टाइम देख लूँ, ऐसा ना हो हम पढ़ते जाएं, अरे भैया टाइम तो ओवर हो ही गया है, 2:06 हो चुके हैं। तो बेटा बहुत बहुत शुक्रिया आपको पढ़ने के लिए। कल की क्लास में हम लोग सेल डिवीज़न के कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, कोशिका विभाजन का कॉन्सेप्ट मैं कल की क्लास में आपको बताऊंगी, और कल की क्लास में ही मैं आपको सेल के अंदर जो मुझे लग रहा था कि जैसे आज टाइम कुछ ज़्यादा हो गया है, तो अभी देखा तो 2 से ऊपर हो चुका है टाइम। तो आज के लिए इतना ही कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चे, मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है? क्लियर? हाँ, ख़त्म, टाटा बाय बाय, और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जितने भी कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को पढ़ाए जा रहे हैं उन कॉन्सेप्ट्स को डेली रिवाइज करते चलिए, और क्लास कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा बेटा। कितने कॉन्सेप्ट्स को आप लोग कोरिलेट कर पाते हो डेली रूटीन से, या कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद हो जाती हैं, वो चीज़ें आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मिलते हैं अब कल, इससे आगे की जो बातें करेंगे वो कल की क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है बेटा?